अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप दोबारा से खास आम शो पे आए। रोजे कैसे जा रहे हैं जी? रोजे लग रहे हैं या नहीं? बड़ा और टाइम है, मेरी तरफ 8:30 बज रहे हैं। अभी अभी चाय पी के फारिग हुए हैं, नमाज का टाइम हो रहा है, अभी नमाज पढ़ने जाएंगे। लेकिन उससे पहले सोचा कि लाइफ मस्ट गो ऑन, तो हम अपना खासो आम जारी रखते हैं। सो लाइफ में आपसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कुछ आपसे मिलते हैं और ठीक है, अच्छी गपशप हो जाती है, एंड देन यू नो मूव ऑन। फिर उसके बाद शायद कभी बात भी नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपको याद रह जाते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी में कुछ इतना खास होता है, उनकी स्टोरी में कुछ इतना खास होता है कि आपको वो हमेशा याद रहते हैं। उनमें से एक बहुत ही खास मेरी एक फ्रेंड है जो आज हमारे साथ हैं। हर नेम इज सोबिया। सोबिया जी, वेलकम टू द खासो आम शो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मारिया? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। चलें, इसी बहाने हम लोगों ने लिपस्टिक लगा के बाल शाल कंघी करके बैठ गए हैं। हाँ बिल्कुल, बड़े अरसे बाद आज मैं तैयार हूँ। हमारा भी यही हाल है। अगर खासो आम शो ना होता तो पता नहीं मुंह हाथ धोने का भी मौका मिलता है नहीं, लेकिन फिलहाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सुबह उठ के तो फिर आजकल मेरे हस्बैंड भी यहाँ घर नहीं होते, वो भावलपुर होते हैं, तो फिर मैं मासी बनी रहती हूँ सारा दिन। इसका भी एक अपना मजा है, ये मासी बन के घर में फिरने का ना। इसका एक अपना मजा है। नशा होता है, उसके बाद दिल नहीं करता सही मतलब हुलिये में आने का। नहीं, वैसे मुझे तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत जहर लगता है। मैं इसलिए मुझे लगता है कि जब मैं तैयार होती हूँ तो मैं आई फील गुड। So when I feel good, everybody around me feels good. That's a really nice way of looking at it. ये वाकई में बात सच है। जिस दिन आप अच्छे तैयार हुए होते, परफ्यूम शर्फ्यूम एंड एवरीथिंग, तो आपको वाकई में थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, थोड़ा दिन मजे का गुजर रहा होता है, लगता है कि कुछ पॉजिटिविटी आपके इर्द-गिर्द। हाँ, ये मैंने नहीं सोचा था। आप कैसे सोच लेती हैं इतनी अच्छी अच्छी बातें सोबिया जी? पता नहीं कैसे सोच लेती हूँ, बस आमद हो जाती है। आमद हो जाती है। अच्छा, अब थोड़ा बताएं, जो लोग हमारा शो देख रहे हैं और वो जानना चाहते हैं आपके बारे में, थोड़ा बताएं आप कौन हैं, क्या करती हैं, कहाँ से पढ़ी हैं, क्या वजह शोहरत क्या है आपकी? वजह शोहरत तो मेरा क्रोशिया और जो आजकल मैं निटिंग का काम कर रही हूँ वो है फिलहाल। और उससे पहले ये है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने फातिमा जिन्ना से MBBS किया था 89 में, और उसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन की, आर्मी में सर्विस की, और फिर मैंने अर्ली रिटायरमेंट ली कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से। और बस फिर उसके बाद ये है कि मुझे कुछ करना था, और पहले तो मैं सिर्फ घर में ही अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती थी सब कुछ। लेकिन ये है कि फिर मैंने देखा कि ख़वातीन जो हैं, जब वो कुछ कर नहीं रही होती तो वो अपनी वैलिडिटी जो है ना वो लूज करना शुरू हो जाती हैं। तो ये है कि मेरे इर्द गिर्द के लोगों ने भी मुझे कहा कि आपके हाथ में एक हुनर है, तो उसको एज अ प्रोफेशन जो है या एज अ वो लेके तो उसको आगे चलें। तो वो मैंने शुरू किया, जो कि क्या है, तो बस अब लगी हुई हूँ, ठीक है ना। और ये क्या है, ये जो हुनर है क्रोशे की आप बात कर रही हैं, आप क्या बनाती हैं, बिजनेस का क्या नाम है, कब से कर रही हैं? मेरे बिजनेस का नाम ट्राइकॉट हैंडमेड है और ये 2 साल से कर रही हूँ। मैंने ऑलमोस्ट एंड ऑफ 2017 स्टार्ट किया था ये बिजनेस। और क्या उसको कहते हैं, मतलब बहुत ही एक स्मॉल स्केल पे है। मैं मतलब डिफरेंट किस्म के टॉयज भी बनाती हूँ और स्वेटर्स, टोपियाँ और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, मतलब टोकरियाँ भी, मतलब हर चीज़ मैं नई से नई ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। ये कितना एक्साइटिंग है कि और कितना डिफरेंट है कि आप एक मेडिकल डॉक्टर से जिसने आर्मी में सर्व किया, आप आए और आपने क्रोशे को पिक किया। क्या मतलब क्या कनेक्शन है दोनों में? आप जब पढ़ती थी तब भी आपको क्रोशे का शौक था, लेकिन क्या बाद में हुआ, कैसे? क्रोशे का शौक तो मुझे बहुत छोटी सी उम्र से था। मेरे घर में मतलब मेरी अम्मी करती थी, मेरी चची वगैरह, उनमें एक ये था कि वो शाम को बैठ के तो कोई निटिंग कर रहा है, कोई कढ़ाई कर रहा है, तो वो देख देख के मुझे भी बहुत
शौक होता था। और बस वहीं से मैंने उसको पिक किया और मैं इसको एंजॉय करती हूँ। मतलब अपने हाथ से कुछ भी करना, चाहे वो निटिंग हो, क्रोशे हो, स्टिचिंग हो, एम्ब्रॉयडरी हो। और आजकल मैंने अपने घर में जो बचा कुचा सीमेंट है उससे गमले भी बनाने शुरू किए हुए हैं। तो मतलब कुछ भी हाथ से करने वाला जो काम है ना, वो मैं एंजॉय करती हूँ। और ये क्रिएटिव होना और आर्टिस्टिक होना, ये मेरे शायद अंदर एक है। फिर एक आर्टिस्ट डॉक्टर कैसे बना? मतलब इतना फीका काम है साइंस पढ़ना। मेरे जैसे जो साइंस में बहुत नालायक थे, उनको लगता था कि बहुत ही फीका काम है, और फिर आप मतलब एक तरफ आप आर्टिस्ट हैं और दूसरी तरफ आप साइंस पढ़ रही हैं, ये क्यों? ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये है कि आपको डॉक्टर बनने के लिए भी ना बहुत ही एक वो आपके अंदर एक इनोवेटिव होना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, और आपके अंदर वो एक लाइफ वो आर्टिस्टिक होने से ही आती है, मेरा ख्याल है। और आप लोगों के साथ एम्पैथाइज भी तब भी कर सकते हैं जब आप आपके अंदर एक इंसान ऐसा आर्टिस्टिक सा हो जो कि लोगों को समझ सके और उनकी फीलिंग्स को समझ सके। तो आप वो वाला डॉक्टर बनने चाह रही थी जो असल में कहते हैं कि मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूँ कि इंसानों की खिदमत कर सकूं। ये बिल्कुल वही वाला डॉक्टर मैं समझी आप वो वाला बनना चाहती हैं, क्योंकि आजकल तो सब वो बनना चाहते हैं ना, जो फिर बाहर यूएसए में ली कर लें और बड़े आदमी बन जाएं, पैसे कमा लें और सब कुछ कर लें, है ना? तो आप अच्छा, मैं वो वाला बच्चों में ये आर्टिस्ट्री आपकी गई है? आपने तो अपनी अम्मी और चाची को देख के आपके अंदर शौक पैदा हुआ कि आपने भी क्रोशे करना है, निटिंग करनी है, ये वो आपके बच्चों में है शौक लेते हैं? मेरे बच्चों में मेरी बेटी बहुत आर्टिस्टिक है। अच्छा। वो पेंटिंग्स बनाती है और वो मतलब शी इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, मतलब उसकी ड्राइंग्स बहुत खूबसूरत होती हैं और वो बड़ी रियलिस्टिक होती हैं। और ये है कि वो आर्ट्स पढ़ भी रही है। अच्छा। वो फिल्म मीडिया और ग्राफिक आर्ट डिजाइन पढ़ रही है, तो शी इज वेरी आर्टिस्टिक। ये बताएं कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसको आपको कब फील हुआ कि ये बिजनेस है? बहुत सारी खवातीन जो होती हैं वो काम तो शुरू कर देती हैं, उनको पता नहीं होता कि ये बिजनेस है। किसी फ्रेंड ने बनवा लिया, चच्ची ने बना लिया, कजन ने बनवा लिया, किसी ने उठा गया, बच्चों ने उठा लिया, मेरी फ्रेंड को ये पसंद है मैं लेके जा रहा हूँ। When did you realize कि ये बिजनेस है और उसको बिजनेस की तरह उसके बारे में सोचना शुरू किया? एक्चुअली मेरे साथ पहले यही हो रहा था कि मेरी जो निटिंग की चीज़ें हैं, कोई आ रहा है कि ये मुझे बना दो, कर दो, लेकिन ये है कि फिर मुझे मेरी फ्रेंड्स ने और इधर उधर कहना शुरू किया कि ये तुम्हारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और इनकी एक वैल्यू होनी चाहिए और इन वैल्यू को पहचानने की कोशिश करो। और ये है कि फिर मैंने उसके बाद उनको इधर उधर मतलब बेचने की कोशिश की, ऑल्दो उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इनकी मैं प्राइसिंग क्या करूं या कैसे इसको बेचूं। लेकिन ये है कि मतलब मेरी कोशिश ये होती थी कि कुछ भी हो, मतलब थोड़ा बहुत मैं उस पर अर्न कर सकूं। और फिर मैंने वुमेनेक्स ज्वाइन किया। वहाँ पर मुझे समझ आई कि भाई ये जो है वाकई मतलब एक हुनर है, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी वहाँ पर फीडबैक सारों से मिली और मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ वो कुछ है, डिफरेंट है, और उसका मतलब मुझे होना चाहिए कि मतलब एक हुनर है। और फिर मैंने लोगों को सिखाने की भी कोशिश की। आप कह रही हैं कि आपकी फ्रेंड्स ने आपको कहा, वुमेनेक्स से आपको हुआ, आपको लगता है कि इस बात में सच्चाई है जो लोग कहते हैं कि औरत औरत की दुश्मन है? अच्छा, मेरे साथ ये है कि मुझे हमेशा बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं और हमेशा उन्होंने मुझे बूस्ट किया है और मुझे हमेशा आगे पुश किया है। और मैं कोशिश भी करती हूँ कि ऐसे लोगों में रहूँ जो मुझे हमेशा आगे स्ट्राइव करने में, आगे बढ़ने में मदद दें। और you deliberately personally make an effort to surround yourself with positive people. आप ढूंढती हैं कि जो पॉजिटिव है उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारा जाए, उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारा चाहिए। तो वही बात है ना कि हर कोई हर वक्त तो पॉजिटिव नहीं होता, आपको सारे लोग नहीं मिलते। तो आई डोंट थिंक कि ये औरत औरत की दुश्मन का मसला है, ये अपना ट्राइब ढूंढने का मसला है। आपको कब अपने जैसे
हम ख्याल लोग मिलते हैं। लोग जो हैं वो मिलना शुरू होते हैं और आप किन में उठना बैठना शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि आजकल तो मैं जितना देख रही हूँ हर इनिशिएटिव कोई औरत ले रही है और औरतों के लिए ले रही है। इतने सारे इनिशिएटिव्स औरतों के लिए बाकी औरतें ले रही हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए। तो आई थिंक ये थोड़ा सा मिथ भी रह गया है कि ये जो औरत की दुश्मन वाला सीन जो चल रहा है। अच्छा ये बताएं, सबसे ज्यादा खुशी अपनी बिजनेस लाइफ में आपको किस चीज से मिलती है या मिली है? किस चीज से मिलती है? सेटिस्फैक्शन, खुशी नहीं, लेट्स से सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फैक्शन मुझे ऐसी चीज से मिलती है जब मैं कोई अपनी मर्जी से कोई बहुत ही अनोखी चीज किसी के लिए बनाऊं और वो उसको अप्रिशिएट भी करे और उसको पसंद आए। मतलब when I have freedom of designing and choosing and मतलब बहुत सी दफा ऐसे होता है कि आपको लोग देते हैं कि ये ऊन दो और इसका मुझे ये बना दो, और वो ऊन भी इतनी अच्छी नहीं होती और आप उसके साथ लड़ झगड़ रहे होते हो और आप बना देते हो। पर ये है कि अगर you get the freedom of designing and choosing, तो फिर इनोवेशन आपकी अपनी चीज बनती है। हाँ, आपका अपना एक अंदर का जो वो होता है वो आप बना के किसी ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे आप बहुत पसंद, कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसी चीज आपने बनाई है जो आप अभी तक कहती हैं यार वो बड़ा मजा आया था उसको बनाकर और आई एम रियली हैप्पी विद इट? बहुत सी चीजें। एक मैंने सिम्बा बनाया था। और उस पे मैंने बहुत टाइम लगाया क्योंकि वो खड़ा नहीं हो रहा था, ठीक है ना, और वो उस पे मतलब मैंने बड़ी मेहनत वो वाकई में इतना बड़ा ह्यूज सिम्बा जो है ना वो मैंने उनसे बनाया। उस पे मुझे बड़ी खुशी हुई जब वो एकदम से बैठ गया, तो फिर मैंने कहा वाओ। और ये जो आप जाती हैं एग्जीबिशंस में, एक सवाल जो बहुत सी खवातीन पूछती हैं वो ये है कि डाची का एक बहुत बड़ा नाम है लाहौर में, आप तो कराची भी जा चुके हैं। डाची की जो एग्जीबिशन होती है ट्वाइस अ ईयर शायद करते हैं या वंस ईयर, और उसके अंदर बड़ी मुश्किल से लोगों को चांस मिलता है स्टॉल लगाने का। आप उन लोगों में से हैं जिनको शायद 2 दफा ऑलरेडी आप उधर लगा चुकी हैं और आपका रिस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा जबरदस्त था। तो क्या ये ट्रिक है, क्या सीक्रेट है डाची में स्टॉल लेने का, ये जरा आप हमें बताएं ना। एक्चुअली मैं तो बस 2-3 दफा ट्राई किया और 2-3 दफा रिजेक्ट हुई, फिर एक दफा उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया और बस वो खुद ही से फिर वो उन्हीं का अपना वो होता है कि वो किसको एक्सेप्ट करें और किसको नहीं करें। आई गेस आप जो तस्वीरें बेचते हो आपकी चीज उनको अगर पसंद आती है और वो आपको चूज कर लेते हैं, और अगर नहीं आती तो फिर नहीं करते। और ये है कि पहली दफा अगर क्या कोई हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया नहीं है, जो हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया नहीं, क्योंकि एक दफा आप क्या उसको कहते हैं एक्सेप्ट हो जाते हो, फिर नेक्स्ट टाइम आप रिजेक्ट हो जाते हो। और मेरे साथ अक्सर ये होता है कि सर्दियों में मैं एक्सेप्ट नहीं होती हूँ और गर्मियों में वो मुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और मेरा मसला ये है कि मेरी चीजें ऐसी हैं कि वो सर्दियों में ही बिकती हैं। मतलब मैं लोगों से कहती हूँ मैं बहुत बहादुर हूँ कि उस मुल्क में जहाँ 35 डिग्रीज आपका एवरेज टेम्परेचर है मैं निटिंग करती हूँ। लेकिन जबरदस्त बात ये है कि आपने अपना बिजनेस चला रही हूँ निटिंग के साथ। हाँ, बट द ग्रेट थिंग इज सोबिया जी कि आपने अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट्स को काफी डाइवर्सिफाई किया। डाइवर्सिफाई इन द सेंस के लोग निटिंग क्रोशे सोचते हैं तो वो स्वेटर्स कंबल सोचते हैं, बट आप टॉयज लेके आई, आप प्लांटर्स लेके आई हैं, आप बैग्स लेके आई जो कि ईयर लॉन्ग आप यूज कर सकते हो। सो दैट्स वेरी इनोवेटिव, बहुत कम लोग करते हैं। हाँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं मतलब डिफरेंट चीजें बनाऊं और मतलब इसको पूरा साल चलाने का कोई सिलसिला लगा रहे ना। वरना तो ये है कि आप पाकिस्तान में तो ये है कि यू हैव 2 मंथ, दिसंबर एंड जनवरी, उसके अलावा तो आप फिर इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते ना। सिर्फ 2 महीने होते हैं। तो आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है सोबिया जी? अगर आपने नहीं, मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड। अच्छा, क्या रीजन है कि खवातीन जो होती हैं अपना बिजनेस नहीं रजिस्टर कराती हैं समेत आपके? व्हाई डू यू
why don't you register your businesses? I don't know, मुझे लगता है कि अभी मेरा बिजनेस बहुत ही एक छोटे स्केल पे है। मतलब मैं ज्यादातर चीजें मतलब ऑर्डर पे बना रही हूँ और कोई इतना ऐसा इसका कोई वो अभी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी आउटलुक हो या कोई बहुत चीज ऐसी हो कि लेकिन आप खुद को एंटरप्रेन्योर तो कहती हैं, एक एंटरप्रेन्योर तो आप हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और अक्सर जब गवर्नमेंट से आप जाके बात करते हो, पॉलिसीज की बात करते हो, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए करते हो, तो आपसे कहते हैं जी आपने डाटा देखा है पूरे पाकिस्तान में 1% औरतें कारोबार करती हैं, तो अब 1% के पीछे हम पूरी गवर्नमेंट वाले पॉलिसीज बनाते फिरें, तो उनको आप क्या कहती हैं? वन ऑफ द थिंग्स दैट वी से टू देम इज कि आप कोई एक और तरीका लेके आओ रजिस्ट्रेशन का, जो ना FBR के साथ है ना SECP के साथ है, लेकिन जो सिर्फ ये एक स्टैंप है कि ये बंदा एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर है। अभी ये माइक्रो लेवल पे है, जब मौका मिलेगा बढ़ेंगे तो फिर FBR भी हो जाएगा, तो दे शुड हैव सम रिकॉग्निशन एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर, वी शुड हैव सम रिकॉग्निशन। बिल्कुल सही है, होना चाहिए, क्योंकि ये है कि अब मेरा अगर प्रॉफिट जो है मैं मतलब बिल्कुल एक माइनर सा 1000-1500 का प्रॉफिट अपनी चीज पे लेती हूँ, तो उसके और फिर एक रेगुलर स्ट्रीमलाइन वो नहीं है कि भाई एक के बाद एक ऑर्डर आ रहा है और मैं कंटिन्यूसली कर रही हूँ और कंटिन्यूसली बिजी हूँ। तो ये है कि फिर मैं उसको रजिस्टर कराऊंगी तो फिर उसकी जो लीगल एस्पेक्ट्स और बाकी सारा कुछ है उसमें मुझे मुश्किल हो जाएगा शो करना कि भाई मेरा बिजनेस है क्या। मतलब अगर मैं एग्जीबिशन करती हूँ और उसमें मैं 20-25 हज़ार रुपया कमा लेती हूँ, तो एज कम्पेयर टू एक मतलब इट्स नॉट दैट मच ऑफ इम्पैक्ट हो रहा है। मैं मेहर से बात कर रही थी तो वो सही कही थी कि ठीक है आपका प्रॉफिट इतना नहीं होता, लेकिन आपका रेवेन्यू जरूर हो रहा होता है, आप एक इकोनॉमिक साइकिल का हिस्सा होते हो, आप जिससे ऊन खरीदते हो, आप जिससे सुइयां खरीदते हो, आप इंटरनेट भी लगाते हो, आप बिजली शायद थोड़ा ज्यादा यूज करते हो, वो सब चीजें एक साइकिल तो चल रहा है जिसकी इकोनॉमी में कोई ना कोई डिफरेंस आ रहा है। तो मेरे बिल्कुल कोई ना कोई ऐसा तरीका जो कह सके कि जी हम आपसे ना टैक्स मांग रहे हैं ना कुछ मांग रहे हैं, बट we recognize you that you are an entrepreneur, and I think women entrepreneurs should have their own category inside the home based businesses वाला कुछ होना चाहिए अलग से, ताकि जो डर भी है हमारा कि भाई we are too small to register वो भी निकल जाए, लेकिन recognition भी मिले। बिल्कुल। सोबिया जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, इतना मजा आया आपको देख के, इतने अरसे बाद आपसे बात करके, आप इतना पॉजिटिव, आपसे एनर्जी आती है कि वो अगला बंदा भी ना जो बुरा सोच रहा होता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है कि ये सब ठीक है, जबरदस्त चल रहा है। थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू। Thank you so much everyone, viewers, for watching us. Thank you for coming online and sitting through the interview. I hope आपको पसंद आया होगा। Until next time, bye bye.